गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट पार्ट, जो कि है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, इसके क्या टेक्निक होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करें तो किसी दो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा to compare the DNA sequences of two individuals, ठीक है। दो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में पहले समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, दो सीक्वेंसेस होते हैं। एक होता है कोडिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन कोडिंग। दूसरा क्या होगा, नॉन कोडिंग, ठीक है। कोडिंग होता है और नॉन कोडिंग होता है। अगर हम बात करें कोडिंग की तो कोडिंग वो सीक्वेंसेस होते हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। कोडिंग वो सीक्वेंसेस होंगे जो कि प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, ठीक है। और नॉन कोडिंग जो होता है, नॉन कोडिंग क्या करेगा, किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो 99.9, ठीक है, 99.9% जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो सभी के क्या करते हैं, मैच करते हैं। ओनली 0.1% जो होता है वो डिफर करता है, सभी में डिफर करेगा, ठीक है। 99.9% क्या होता है, सब में सेम होता है, और 0.1% ही क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस थे, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग की अगर बात करें तो ये 99.9% होगा, और यहाँ पे नॉन कोडिंग की बात करें तो 0.1% होगा, ठीक। अब इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी ने दिया है सैटेलाइट डीएनए और बल्क डीएनए। सैटेलाइट और बल्क डीएनए होता क्या है, देखिए बल्क डीएनए अगर हम बात करें, बल्क डीएनए तो ये बल्क डीएनए आपका कोडिंग स्ट्रैंड होगा, कोडिंग सीक्वेंसेस होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सैटेलाइट डीएनए का तो सैटेलाइट डीएनए क्या होगा आपका, सैटेलाइट डीएनए क्या होगा आपका, नॉन कोडिंग होगा, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग होगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पे बल्क की बात करें, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी ने लिखा है ये मेजर पीक जो कंटेन करता है वो बल्क डीएनए करेगा, और जो माइनर पीक कंटेन करता है, मेजर में से जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। अब सैटेलाइट डीएनए की भी अगर बात करें तो ये भी क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा क्या होता है, मिनी सैटेलाइट। आइए देखते हैं माइक्रो और मिनी सैटेलाइट क्या होता है। आइए देखें तो सैटेलाइट डीएनए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सैटेलाइट डीएनए के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका माइक्रो सैटेलाइट, मैक्रो नहीं है, माइक्रो है, ध्यान दीजिएगा। और एक होता है मिनी सैटेलाइट। इसको भी अलग अलग फीचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, माइक्रो और मिनी को। अब अगर माइक्रो की बात करें तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं, और मिनी की अगर हम बात करें तो ये लार्ज होते हैं, ठीक है, थोड़े से लार्ज होंगे। इसमें अगर बेस पेयर की बात करें, अगर माइक्रो के बेस पेयर की बात करें तो 2 to 6, ठीक है, कितना 2 to 6 बेस पेयर होता है, कितना होगा 2 to 6 बेस पेयर होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं रेफरेंस बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पे 1 to 9 भी लिखा होगा, ठीक है, वो भी सही है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है, 2 to 6 बेस पेयर। और मिनी सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 to 60, ठीक है, 10 to 60 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं। अब इसी सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है, कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं। रेपिटेटिव सीक्वेंस देखिए क्या होते हैं, ऐसे सीक्वेंस जो कि क्या होंगे, रिपीट होंगे, ऐसे सीक्वेंस जो कि रिपीट होते हैं। जैसे कोई भी सीक्वेंस हमने लिया, मान लीजिए AGC,
ठीक है, AGC यहाँ पे देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, इससे भी कहीं ज़्यादा बार क्या होता है, ये मैनी टाइम्स रिपीट होता है सीक्वेंसेस। और सैटेलाइट DNA में ही जो रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है यही क्या करता है, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग को डिटरमाइन कराएगा, एनालाइज कराएगा। तो यहाँ पे रेपिटेटिव सीक्वेंस वो होते हैं जो कि रिपीट करते हैं, वो सीक्वेंसेस जो कि रिपीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेपिटेटिव सीक्वेंस बोलेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे देखें, माइक्रो जो सैटेलाइट है इसमें STR होता है और जो मिनी सैटेलाइट है इसमें VNTR होता है। VNTR एग्जाम में कई बार पूछा है व्हाट इज़ VNTR, तो VNTR का जो फॉर्मूला है, ठीक है, फुल फॉर्म है, देखिए क्या होता है, V फॉर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, N फॉर नंबर, N फॉर हो जाएगा आपका नंबर, T फॉर हो जाएगा टेंडम, टेंडम, और R फॉर क्या हो जाएगा, रिपीट, क्या हो जाएगा आपका, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है, ये क्या होता है, VNTR का पूरा नाम होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सैटेलाइट DNA ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट DNA बल्क DNA में से जो पार्ट रिमेनिंग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका सैटेलाइट DNA। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो जो होता है 2 to 6 बेस पेयर होगा, STR बोलते हैं इसे, और मिनी सैटेलाइट जो होता है 10 to 60 बेस पेयर होता है, कहीं कहीं पे 100 बेस पेयर भी लिखा होगा। ठीक है, और इसी में क्या होता है, इसी सैटेलाइट DNA में रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं जो कि रिपीट करते हैं, कई बार जो सीक्वेंसेस रिपीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिनी सैटेलाइट क्या होता है, इसमें VNTR प्रेजेंट होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। समझ में आए ये? आइए आगे देखते हैं। देखिए अब इसकी टेक्निक क्या है, क्या प्रोसेस होती है, देख लीजिए कितने स्टेप में डिवाइडेड है। ठीक है, स्टेप इन्वॉल्व इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, DNA का सैंपल लेते हैं, DNA का सैंपल लेंगे। ठीक है, और DNA का सैंपल आप कहीं से भी आइसोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हेयर फॉलिकल हो गया, ब्लड हो गया, सीमेन हो गया। ठीक है, तो कहीं से भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। DNA सैंपल लेने के बाद इन DNA सैंपल को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना होगा। तो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए किसी सीजर का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेने के बाद इसको कट कर दिया जाता है DNA को फ्रेगमेंट्स में, और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद इसके सीक्वेंसेस को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है, इसके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस कराई जाती है जिसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसको अभी डिटेल में आपको मैं बताऊंगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र इनटू नायलॉन शीट। एक शीट आती है जिसपे इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ट्रांसफ़र इनटू नायलॉन शीट, इसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, 2 नाम है इसका, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नायलॉन शीट। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करने के बाद इसको नायलॉन शीट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको सदन ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, नायलॉन शीट में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करते हैं, इसको ऑटो रेडियोग्राफी कर दीजिए। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी से पहले क्या करते हैं, इसको बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव प्रोब होते हैं, ठीक है, उससे हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जैसे एक्सरे, आपको एक्सरे रिपोर्ट मिलती है, उसी तरह से ऑटो रेडियोग्राफी आप उसमें कराएंगे तो एक एक्सरे फिल्म की तरह ही क्या होगा, हमें जितने भी सीक्वेंसेस हमने मैच कराए हैं वो क्या होगा, उसी एक्सरे पे हमें विजिबल होगा, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस किससे मैच कर रहा है। अब ये जो पूरा टेक्निक है, ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कोई भी क्रिमिनल केस सॉल्व करने के लिए। जैसे कोई मान लीजिए मर्डर केस हुआ, तो मर्डर केस सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मर्डर केस सॉल्व करने के लिए, और ये पता लगाने के लिए कि कौन सा पेरेंट, ठीक है, कौन सा पेरेंट असली है, नकली है। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चाइल्ड है, अब वो चाइल्ड को नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन है,
अब कुछ सालों बाद पेरेंट्स आते हैं, 2 पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि ये चाइल्ड मेरी है, तो एक पेरेंट 1 हो गया और एक पेरेंट 2 हो गया। अब ये चाइल्ड किसकी है इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, और सबसे ज़्यादा जिससे सीक्वेंस मैच करता है वही क्या होता है, ये इस चाइल्ड का पेरेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी केसेस वगैरह, मर्डर केस वगैरह अगर है तो उसमें क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इससे आसानी से क्या होता है, हमें कोई भी हमारा जो कोई भी केस होता है वो क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। अब थोड़ा सा डायग्राम से इसको देखेंगे, ठीक है, डायग्राम से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखिए, सबसे पहले क्या लेना है आपको, ब्लड सैंपल लेंगे। ठीक है, ब्लड सैंपल, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया हमने। इस ब्लड सैंपल में से क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट किया। ठीक है, डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद, ठीक है, डीएनए को आइसोलेट करते न्यूक्लियस वगैरह एंजाइम की मदद से। डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डीएनए का सीक्वेंस है इसको क्या करना है, हमें फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है। जैसे ही हम क्या करते हैं, एक एंजाइम लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि रेस्ट्रिक्टेड जगह पे ही कट करेगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखिए 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका एंडोन्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये डीएनए के सीक्वेंसेस को, डीएनए के सीक्वेंसेस को अंदर से कट करेगा। और एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता ही है बाहर, आउटर साइड। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, साइड से, ठीक है, बाहर की तरफ क्या करता है, डीएनए में कट लगाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होगा, जिसकी हेल्प से जो डीएनए थे, डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं। देखिए इस तरह से क्लियर हो रही चीज़ है। तो यहाँ पे डीएनए का फ्रेगमेंट हो गया। डीएनए फ्रेगमेंट होने के बाद इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इसको ट्रांसफर करते हैं, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी बिल्कुल अभी ही मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट बायोटेक से कोई भी कोर्स अगर करते हैं तो उसमें पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस है आपको प्रैक्टिकली कराया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कह सकते हैं एक टूल है, ठीक है, एक डिवाइस टूल है। यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहा गया है, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फोरेसिस का मतलब क्या होता है, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होगा, मूवमेंट। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कह सकते हैं करंट। ठीक है, करंट। तो करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मूवमेंट कराएंगे। किस में मूवमेंट होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स में मूवमेंट होगा। और जेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जेल यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं एगरोस जेल। ठीक है, एगरोस जेल। एगरोस जेल पहले एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। हम क्या करेंगे, इस टूल में एगरोस जेल को डालेंगे। ये क्या होता है, एक वैक्स की तरह क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही डालते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी कॉम्ब होती है, ध्यान दीजिएगा, छोटी सी एक क्या होती है, कॉम्ब होती है। और ये जो कॉम्ब, हाँ कंघी, उसी की बात कर रहे हैं, छोटी सी कॉम्ब होती है, इसको लगा देंगे। जैसे ही इसमें एगरोस जेल आप ट्रांसफ़र करोगे, ये क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा। और कोगुलेट करने के बाद ये जो कंघी होती है, कॉम्ब होती है, इसको निकाल लेंगे। जब इसको आप निकालेंगे वहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वेल्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या होगा, वेल्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए वेल्स क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे ही ये वेल्स क्रिएट होते हैं, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए के सैंपल्स को डाल देंगे। ठीक, किसके डीएनए के सैंपल को डालेंगे, जैसे मैंने अभी चाइल्ड वाला केस बताया आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये चाइल्ड का है, ये पेरेंट 1 का है, पेरेंट 2 का है, और ये क्या हो गया, पेरेंट 3 का है। 3 पेरेंट ऐसे हैं जो कि एक ही चाइल्ड को कह रहे हैं कि ये मेरा चाइल्ड है। तो उसको हम पता लगाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, या फिर क्रिमिनल केस मैंने बताया। ठीक है, मर्डर कोई केस हुआ, तो मर्डर केस में जैसे अगर कहीं पे भी अगर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम कोई भी हेयर फॉलिकल मिला, कोई भी ब्लड सैंपल मिला। अब उस ब्लड सैंपल को लीजिए, ठीक है, ब्लड सैंपल को लिया, उसमें से डीएनए आइसोलेट किया, और जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट कहने का मतलब है जिसके ऊपर हमें शक है कि ये हो सकता है, ठीक है, मर्डरर ये हो सकता है, उसके हम डीएनए को के सैंपल को लेंगे, डीएनए आइसोलेट करेंगे। और ये पूरी प्रोसेस आप अपनाइए। जिस क्रिमिनल से, जिस पर्सन से
जिस सस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा डीएनए सीक्वेंस मैच करेगा, इसका मतलब उसी ने वो मर्डर किया है। ठीक है, तो आइए हम चाइल्ड का केस सॉल्व कर रहे थे तो इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये डीएनए के सैंपल्स को इसमें डाल दिया। डीएनए के सैंपल्स में डालने के बाद, डीएनए सैंपल्स इसमें वेल में डालने के बाद हम ये एनोड और कैथोड से क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा। और कुछ इसमें लार्ज फ्रेगमेंट भी होते हैं और कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट भी होते हैं। तो लार्ज फ्रेगमेंट में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव लार्ज फ्रेगमेंट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये मूव करते हुए ऊपर आएगा और जितने भी छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो नीचे आ जाएंगे। और इस तरह से क्या होता है, सारे डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए सारे डीएनए के सारे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे सेपरेट हो गए। और ये देखिए लॉन्ग फ्रेगमेंट है और ये क्या है, शॉर्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है करंट, फोरेसिस मतलब मूवमेंट, करंट की हेल्प से हम मूवमेंट करा के इसको सेपरेट कर दिया हमने। सेपरेट होने के बाद, ठीक है, अब आइए सेपरेट होने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको ट्रांसफर करते हैं एक मेम्ब्रेन में, और उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलॉन शीट। क्या कहेंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलॉन शीट। तो ये है आपकी नाइलॉन शीट। ठीक है, ये रही नाइलॉन शीट। नाइलॉन शीट में क्या करते हैं, इन सारे फ्रेगमेंट्स को अब ट्रांसफर किया जाता है। मतलब जो चीज़ें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हुई है, जो फ्रेगमेंट्स इसमें आए हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, जस्ट लाइक अ कॉपी, जेरोक्स जैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। नाइलॉन शीट में सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाइलॉन शीट में देखिए ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स है वो तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब है जो रेडियो एक्टिव प्रोब हमने लिया है, देखिए रेड से मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, जो भी रेडियो एक्टिव प्रोब लिया है वो क्या करेगा, ये सारे डीएनए सेगमेंट्स के साथ जाके, जिसके साथ मैच कर रहा है, मतलब जिसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, उसी के साथ जाके हाइब्रिडाइज कर लेगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव प्रोब। और इसके बाद क्या होगा, हम ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे। ठीक है, जिसमें एक्स रे रेडिएशन देते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं, जिसमें सारे जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें सीक्वेंसेस जितने भी हैं वो दिख जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये चाइल्ड का मान लीजिए, ये क्या है, पेरेंट 1 का है और पेरेंट 2 का है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीक्वेंसेस है, चाइल्ड का जो सीक्वेंस है वो सबसे ज़्यादा किससे मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है पेरेंट 2 से। ठीक है, तो पेरेंट 2 ही क्या है, इस चाइल्ड के पेरेंट्स हैं। ठीक, तो इस तरह से हम सारा जो प्रोसेस है, सारा जो टेक्निक है उसको करते हैं और इस तरह से कोई भी केसेस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मेम्ब्रेन जब करेंगे तो इसको हम सदन ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बोलिए, सदन ब्लॉटिंग। ठीक है, सदन ब्लॉटिंग। तो ये थी आपकी टेक्निक किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। लास्ट टॉपिक था, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।